हेलो एंड वेलकम टू राज एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 19 अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग देखे हैं बिहार के प्रथम। क्या देखें? बिहार के प्रथम हम लोग देखे थे। ठीक है, तो उधर वो टॉपिक वाइज भी चलते रहेगा, आपका प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज भी चलेगा। साथ में इधर हम लोग जो सेट 1 2 3 है उसको भी कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये बुक। ओके, तो हम लोग इसमें ना एक चीज़ और ऐड करेंगे कि ये जो सेट वाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, डिस्कशन पूरा करेंगे। जितना एक टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखना तो एम लिख देंगे, कांग्रेस का अधिवेशन लिखना पड़ेगा तो सी लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे। बाकी आपको एक शॉर्ट नोट्स हम देंगे जो कि हैंड रिटेन होगा, उसमें वो सारा डिटेल अच्छे तरीके से लिखा होगा, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके लिए कोई वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। इस चैनल पे हमेशा हर चीज़ फ्री ही रहेगा, कोई फ्यूचर में या अभी भी वो चार्ज वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये मेरा नंबर है 9955 12 82 11 9955 12 82 11। ओके, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और ये टेलीग्राम है, यहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको वो देखिए, यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स का एक पिक्चर भी ऐड किया है सेट 1 का, तो ऐसे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 28 तक आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ओके, और इसी में बीच-बीच में सेट नंबर 19, सेट नंबर 20, सेट नंबर 21 ये सब टॉपिक दिया हुआ है। सेट नंबर 19 में बिहार के प्रथम था, उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। आज एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बिहार के पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये सेट 1 सेट 2 इधर से भी चलते रहेगा। उसके बाद सेट नंबर 29 से लेके सेट नंबर 51 तक टोटल 51 सेट है। इसमें आपको 1998 से लेकर 2023 तक जो पेपर्स आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा क्या चल रहा है या क्या इसमें और इम्प्रूव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बिहार टाइम्स पत्रिका में के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया, आगे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन अच्छा से स्कैन है। तो बोल रहा है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इनके सहयोगी महेश नारायण भी थे, श्री कृष्ण सहाय भी थे और श्री नंदकिशोर लाल भी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करें बिहार टाइम्स पत्रिका के बारे में, तो ये बिहार की प्रथम पत्रिका थी जो पृथक बिहार की मांग कर रही थी। पृथक बिहार की मांग करने वाला बिहार की प्रथम पत्रिका कौन सा है? बिहार टाइम्स है। आप यहाँ पे सोचेंगे पृथक बिहार का मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है हमारा बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ करता था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ करता था, तो इस बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार की मांग की जा रही थी बहुत जोर शोर से। भारतीय बिहार क्रांतिकारी के द्वारा द्वारा जो बिहार से थे, मतलब ऐसे क्रांतिकारी जो बिहार से बिलोंग करते थे और नेशनल लेवल पे थे, तो उनका बहुत मांग चल रहा था। बिहार टाइम्स पत्रिका का जो है 1894 में पहला संपादक शुरू किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था और इसके पहले संपादक महेश नारायण जी थे, जो यहाँ पे हैं महेश नारायण जी। तो यह पहले संपादक थे इसके, बिहार टाइम्स पत्रिका के पहले संपादक थे। ठीक है, बिहार टाइम्स पत्रिका के पहले संपादक थे। और हुआ क्या कि बिहार जो 1906 में इसको मिला दिया गया भागलपुर से एक समाचार निकलता था। यहाँ पे हम बी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। भागलपुर से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था बिहार समाचार पत्र। क्या? बिहार समाचार पत्र। और इसको बिहार समाचार पत्र में बिहार टाइम्स को मिला दिया गया और एक अलग द बिहारी समाचार पत्र का निर्माण हुआ। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि द बिहारी जो समाचार पत्र है वह किन किन समाचार पत्र को मिला के बनाया गया था? ये बिहार टाइम्स और अ, अ, बिहार समाचार पत्र और बिहार टाइम्स को मिला के द बिहारी बनाया गया 1906 में, जिसमें बिहार टाइम्स जो है वो नेशनल लेवल का था। ठीक है, और बिहार टाइम्स पटना से प्रकाशित होता था और जो बिहार बिहार समाचार पत्र था जो भागलपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग बात करें फिर ये जो द बिहारी है, इसी के स्थान पे 1918 में इसी का नाम बदल के इसी के स्थान पे सर्चलाइट सर्चलाइट समाचार पत्र शुरू कर दिया गया था।
कब? 1918 में सर्चलाइट समाचार पत्र शुरू कर दिया गया था, जिसके संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे, ठीक है? और कोई भी इसके संपादक थे? अगर इसके पहले संपादक की बात किया जाए तो सैयद हैदर हुसैन जी थे, जो पहले संपादक थे। बाकी इसके संपादक में बिहार सर्चलाइट जो समाचार पत्र था, जो 1918 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, ये 65वीं बीपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा, 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो एस रंगा अय्यर जो है इसका संपादक में शामिल थे। सबसे ज़्यादा दिन तक जो इसके संपादक में रहे हैं, वह है मुरली मनोहर प्रसाद जी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आता है कि इसके संपादक कौन है? तो यही क्वेश्चन आया था कि इसके संपादक कौन है? मुरली मनोहर, यही बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। मुरली मनोहर प्रसाद इसके संपादक है, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे, ठीक है? और इस समाचार पत्र का उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाया था सर्चलाइट समाचार पत्र, ठीक है? थोड़ा-सा हम और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज लेंगे ताकि आपको और कुछ चीज़ें हम बता पाएँ, और पेज का बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे ताकि व्हाइट कर देते हैं। एक सॉरी ये थोड़ा-सा अलग चीज़ आ गया। हाँ, चलिए अब आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर आपसे पूछेगा बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो बिहार का प्रथम समाचार पत्र 1872 में निकाला गया था, बिहार बंधु के नाम से। बिहार बंधु के नाम से समाचार पत्र निकाला गया था, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था और बिहार का पहला समाचार पत्र था। तो अगर आपसे पूछे बिहार का पहला समाचार पत्र, तब भी बिहार बंधु हो जाएगा, द बिहार बंधु। अगर आपसे पूछे कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, तब भी द बिहार बंधु हो जाएगा। इसको 1872 में इसका स्थापना यानी पहला स्थापना कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था, यानी 1872 में कोलकाता से शुरू किया गया था, लेकिन पटना में यह कब से प्रकाशित होने लगा? पटना में यह 1874 से प्रकाशित होता था, द बिहार बंधु। अगर आपसे पूछेगा बिहार का दूसरा, या अगर आपसे पूछे कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो वह था बिहार हेराल्ड। वह कौन था? बिहार हेराल्ड था, ठीक है? बिहार हेराल्ड था। और इसका जो शुरुआत कब हुआ था? 1875 में इसका शुरुआत हुआ था। और इसके जो संपादक थे वह कौन थे? इसके जो संपादक में जो शामिल थे वह थे केशवराम भट्टा। कौन थे? केशवराम भट्टा इसके संपादक थे। केशवराम भट्टा इसके संपादक थे। और द बिहार बंधु के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे द बिहार बंधु का अ, केशव एक मिनट सॉरी, केशवराम भट्टा इसी के थे, द बिहार बंधु के थे। केशव राम भट्टा द बिहार बंधु के थे। और जो बिहार हेराल्ड है, इसके जो संपादक थे इसके थे गुरु प्रसाद सेन। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में लिखे, ताकि जो है वो वीडियो छोटा हो, ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और समाचार पत्र याद रखिएगा, इंडियन क्रॉनिकल, जो कि 1881 में पटना से प्रकाशित हुआ था। पटना से इंडियन क्रॉनिकल, ओके। फिर उसके बाद एक समाचार पत्र जो है वह मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था, जो काफ़ी एक वो क्वेश्चन आते रहता है। तो उसका नाम क्या था? मातृभूमि। यह पटना से शुरू किए थे असहयोग आंदोलन में सपोर्ट के लिए। तो यह मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था। और इसको स्पेशली शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है? असहयोग आंदोलन के लिए इसको शुरू किया गया था। एक और समाचार पत्र आपको याद रखना है, ठीक है? जो बिहार के पहले सीएम थे मोहम्मद यूनुस जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था 1924 में। 1924 में एक समाचार पत्र शुरू किया गया था, द पटना टाइम्स के नाम से। किस नाम से? द पटना टाइम्स के नाम से। द पटना टाइम्स के नाम से शुरू किया गया था, मोहम्मद यूनुस के द्वारा शुरू किया गया था, जो फर्स्ट सीएम थे बिहार के, ठीक है? तो 1924 में शुरू किए थे। 1931 में एक और समाचार पत्र बिहार में शुरू किया गया था, जो कि दरभंगा के महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। 1931 में एक समाचार पत्र शुरू किया गया था, जिसका नाम था द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन समाचार पत्र शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? दरभंगा के महाराज के द्वारा। और दरभंगा के महाराज का नाम क्या था? कामेश्वर सिंह। जो शुरू किए थे, कामेश्वर सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया था 1931 में। अगर हम लोग एक और, तो लगभग इतना काफ़ी है, इतना आप याद रखिएगा। बिहार का और समाचार पत्र है, जो हम लोग काफ़ी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा टाइम खत्म नहीं कर सकते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन भी शामिल है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, यह वकालत की पढ़ाई करने 1889 में इंग्लैंड चले गए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारा भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके जो है वो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। क्यों नियुक्त किया गया था? क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। क्या थे? सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए नियुक्त कर दिया गया था। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया था कि सबसे बुजुर्ग आदमी को ही अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा का। तो ये जो है वह ये कंसेप्ट जेबी कृपलानी दिए थे। ये बात जेडी जेबी कृपलानी ने जो है वह बात बोले थे कि सबसे बुजुर्ग जो इंसान होगा उन्हीं को जो है वह अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और एक कंसेप्ट आया कहाँ से था? जेबी कृपलानी जो थे वह फ्रांस के जो संविधान सभा है, संविधान सभा था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि 1789 में बनाया गया था, तो वहाँ से ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया था, वहाँ से ये चीज़ इन्होंने जो है वह लिया गया था कि ताकि सबसे बुजुर्ग आदमी को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ठीक है? कब नियुक्त किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। ठीक है? कितने बजे हुआ था? 11 बजे हुआ था पहला बैठक। इसलिए आज भी जो संसद का सत्र शुरू होता है या संसद का जो टाइमिंग शुरू होता है हम लोग का, वो 11 बजे ही होता है, 11 बजे दिन में, याद रखिएगा। ठीक है? अगर हम लोग बात करें जो तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेटेड इतना ही फैक्ट याद रखिए, बाकी पृथक बिहार में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है? पृथक बिहार के समर्थन में जो प्रस्ताव लाया गया था, वह 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। सबसे पहले 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है? इससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम लोग देखेंगे, कोलकाता में हुआ था। तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो थे, वो उनके द्वारा पृथक बिहार का समर्थन प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कौन-कौन संबंधित थे पृथक बिहार से रिलेटेड? अगर हम लोग बात करें, तेज बहादुर सप्रू जी थे। ठीक है? उसके बाद महेश नारायण थे, जो बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक भी रहे, उनको हम लोग देख लिए। राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तेज बहादुर सप्रू हो ही गए, बाकी बहुत सारे यहाँ पे नेता थे जो चाहते थे कि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाए। तेज बहादुर सप्रू से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा, शायद वो नॉर्मल एग्जाम में नहीं है, लेकिन अगर आप पीसीएस वगैरह देते हैं या यूपीएससी वगैरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो उसमें आएगा। तेज बहादुर सप्रू जो थे 1945 में मौलिक अधिकार को यानी जो फंडामेंटल राइट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए थे। एक फंडामेंटल राइट, ठीक है? एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में जो है वह 2 भाग में जो बाँटे थे, तेज बहादुर सप्रू जी ही बाँटे थे। ठीक है? अगर हम लोग बात करें आगे चल के, अगर हम लोग यहाँ पे कलकत्ता के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता किया गया था बिशन नारायण धर जी के द्वारा। बिशन नारायण धर के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान इसी में गाया गया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान गाने की मंजूरी किस अधिवेशन में मिली थी? राष्ट्रगान गाने की जो मंजूरी है वह 26वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, 1910 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, तो वहाँ पे राष्ट्रगान गाने की मंजूरी मिली थी और 1911 में जो है वह इसमें गा दिया गया था। ठीक है? और हम लोग बात करें 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। 1911 में बिहार में जॉर्ज पंचम का जो है वह दरबार लगा था। तो इसी समय कोलकाता को भारत की राजधानी से हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी कर दिया गया था। 1911 में ही कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। उसके उपलक्ष्य में घोषणा किया गया था, दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम में। और इसी में ये भी घोषणा कर दिया गया कि जो बिहार है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाएगा। बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाएगा, यहाँ पे घोषणा कर दिया गया था। फिर घोषणा होने के बाद 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को पूर्ण रूप से जो है वह बिहार अलग हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी से। और 1 अप्रैल 1912 से अपना कार्य शुरू कर दिया था बिहार पृथक बिहार के रूप में। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, 1912 में जो पृथक बिहार बना था उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड साथ में था। अगर आपसे पूछेगा प्रथम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 1936 हुआ था, जिस समय 1936 में हुआ था, जिस समय उड़ीसा अलग हुआ था, तो ये प्रथम बार बिहार का विभाजन
विभाजन हुआ था। बाकी यहाँ पे जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है वो बिहार का अलग हुआ था। तो हम लोग 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किस वर्ष में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? अब यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ, तो 2010 से हम लोग मना रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2010 से जो है 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मना रहे हैं। आपको पता है घोषणा कब हुआ था पृथक बिहार की? 1911 में हुआ था, और 22 मार्च 1912 को बिहार पूर्ण रूप से अलग हो चुका था। 1911 में जो है राष्ट्रगान गाया गया था। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट हम बता देते हैं। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इनका एक गीतांजलि पुस्तक था, वही इसी में जनगण मन लिखा गया था। और आज 15 अगस्त है। आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई है। मस्त इंजॉय कीजिए। और जो भी हम लोग को जो यहाँ तक देश में जीरो से, आप सोचिए जो एक टाइम था जो 1947 का अगर हम लोग बात करें, जो जिस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 31 करोड़ थी, और हम लोग अभी 122 करोड़ पे 121 पॉइंट कुछ है। ठीक है, ओरिजिनल डाटा देखा जाए 2011 का, तो वहां तक हम लोग आ चुके हैं। और काफी हम लोग विकास किए बहुत सारे चीजों में। जो हमारे देश के स्टार्टिंग के जो 20 और 30 साल के जो भी नेता हुए, काफी पावरफुल हुए ताकि इतने बड़े देश बना सके। ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं था कि 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध, बड़े बड़े देशों का वर्चस्व, और वहां से निकलकर इतना कम समय में इतना बड़ा भारत देश बनाना इतना आसान नहीं था। 1962, 1965, 1971, 1948 इतना सारा युद्ध भी हम लोग कंप्लीट किए बीच में। ठीक है, तो ये सभी को युद्ध कंप्लीट करके और इतना समृद्ध भारत बनाना आजाद नहीं था। भले आजकल के नेता कुछ भी बोले वो मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वहां से लेकर यहाँ तक जो है वो बहुत बड़ी बात हुई है भारत को यहाँ तक लाना। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था, इनके द्वारा इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे नोबेल प्राइज पाने वाले। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? जो विधवा महिलाएं हैं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उनको 400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्राइटेरिया है, उनका एज कितना होना चाहिए? 60 वर्ष होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो करंट का क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, यानी जो बिहार सरकार बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लाया है, इसके तहत बिहार में 10 लाख रुपए 10 वर्षों के लिए ये दिया जाएगा बिहार के युवाओं को, ताकि वो स्टार्टअप बना सके, यानी जो है वो उद्यमी बन सके। युवा उद्यमियों को दिया जाएगा ताकि वो बिहार के विकास में अपना योगदान दे सके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस किए थे, जो बिहार के प्रथम वीडियो आया था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। ऑपरेशन मैन के नाम से रवि सिन्हा को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रवि सिन्हा कौन है? तो रॉ के चीफ है। ठीक है, रॉ के चीफ है, और ये बिहार से संबंधित है। और बिहार के किस जिले से संबंधित है? भोजपुर जिले से संबंधित है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है। बाद में मध्य प्रदेश में इनका पोस्टिंग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुआ, और फिर ये बहुत सारे ऑपरेशंस किए, जिसके बाद जो है इनको ऑपरेशन मैन के नाम से देश लेवल पे जाने लगा। तो बिहार से संबंधित है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साक्षरता के मामला में देखें तो बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है वो 63.82 है, जिसमें अगर हम लोग मेल साक्षरता दर की बात करें तो मेल साक्षरता दर 73.39% है, और फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो 53.39% है। सॉरी, 53.33% है फीमेल साक्षरता दर। ठीक है, अगर हम लोग बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोहतास डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक साक्षर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। और अ, अगर हम लोग बात करें सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन है? अगर सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो पूर्णिया है। कौन सा है?
पूर्णिया सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि किस जिले में सबसे अधिक महिला साक्षर है और किस जिले में सबसे अधिक फीमेल जो है वो मतलब महिला या पुरुष साक्षर है, उसको देख लेते हैं। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बोले तो वो मुंगेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा हो जाएगा। तो ये तो फीमेल का हो गया, ठीक है, सबसे कम हो गया और ये ज़्यादा वाला हो गया। अगर हम लोग बात करें मेल का, तो सबसे सर्वाधिक मेल साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वह रोहतास है, ठीक है। और सबसे कम मेल साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वह है कटिहार, ठीक है, वह कटिहार है। तो आप इतना फैक्ट याद रखिए। अगर हम लोग भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04 है भारत का ओवरऑल साक्षरता दर। देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? वह है केरल। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है? केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? हमारा बिहार है। सबसे कम साक्षर राज्य हमारा बिहार है, ठीक है। अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें बिहार में तो 916 है लिंगानुपात, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में है। अगर जिला की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। और कहाँ है? 10 कितना है? 1021 है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है बिहार के? सबसे कम लिंगानुपात आपको बिहार के किस जिले में पड़ जाएंगे? तो भागलपुर में पड़ जाएंगे। कहाँ पे? भागलपुर में हो जाएगा। और यहाँ पे कितने? 870 के आसपास है, 878 या 870 या 71 के आसपास है, ठीक है। तो आप लोग डाटा थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, ये डाटा, ठीक है। बाकी सब डाटा सही है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बोला कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य उन्हीं कौटिल्य की बात हो रहा है यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पे 9 प्रकार के दासों का बात किया इन्होंने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रकार की दास का बात किया है। और 2 प्रकार के गुप्त चरणों की बात की है जिसमें समष्ट और संचार आता है। और 4 प्रकार के दुर्गे की बात इन्होंने किए हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त से संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चाणक्य और विष्णुगुप्त से नाम के जानते हैं। यह तक्षशिला के स्टूडेंट और प्रोफेसर भी रहे हैं। और तक्षशिला जो है वह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है, ये भी याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में और बिहार के एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में और 1980 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। जो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और राजधानी जो थी स्टार्टिंग में जो कैपिटल यानी राजधानी थी वो राजगिरी थी। और इस इनका एक शासन आता है उदयन। जो उदयन शासक आता है मौर्य साम्राज्य का, वो क्या कर देता है? जो उदयन शासन आता है वह पाटलिपुत्र कर देता है। क्या कर देता है? मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र कर देता है उदयन के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त के पहले कौन सा था? घनानंद का शासन था। घनानंद का शासन था जो चंद्रगुप्त जो चाणक्य का अपमान किया था। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त के समय किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था जो कि हार गया था। और सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था, ये हार गया था, ठीक है। और इसने अपना एक राजदूत जो है वो मेगास्थनीज राजदूत रख दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा जाता है, ठीक है। तो इस इंडिका पुस्तक में दासों का उल्लेख नहीं किया गया है मौर्य साम्राज्य में। लेकिन कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसमें दासों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे घनानंद के समय किसका? तो जो महान सम्राट जो सिकंदर था उसका आक्रमण हुआ था घनानंद के समय भारत पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बोल रहा है कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करने वाले कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नान्य देव थे। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। और इसके संस्थापक भी थे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक वंश की, तो कर्नाटक वंश जो था वह बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो है वह डेवलप हुआ था। किस क्षेत्र में? मिथिला क्षेत्र में। और इसका स्थापना नान्य देव के द्वारा कर्नाटक वंश की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1097 ईस्वी में किया गया था। और अप्रोक्स यह 1324 के समय इसका पतन शुरू हो गया था, लेकिन 1324 के आगे भी कुछ दिन तक चला था। 1326 तक भी साक्ष्य इसका मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा।
तो कर्नाटक वंश जो है वो मिथिला के क्षेत्र में विकसित हुआ था। इसका संस्थापक नान्यदेव थे, ठीक है। और इसके राजा गंगदेव भी थे, नरसिंह देव भी थे, हरि सिंह देव भी थे। इसके शासक थे हरि सिंह देव, इसके अंतिम शासक थे कर्नाटक वंश के, ठीक है। तो ये जो नान्यदेव थे काफी प्रतापी और काफी जो है वो एक पावरफुल और साहसी शासक थे नान्यदेव। इसलिए इनको मिथिला का पुत्र भी कहा जाता था। नान्यदेव को क्या कहा जाता था? मिथिला का पुत्र के नाम से भी इनको हम लोग जानते थे, नान्यदेव को, ठीक है। और इन्हीं के काल में ही मिथिला के क्षेत्र में मिथिला भाषा, ठीक है, मिथिला भाषा, मिथिला कला संस्कृति, जो मिथिला पेंटिंग है, उसका काफी ज्यादा विकास देखने को मिला था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इनको कर्नाट कुलभूषण की तो उपाधि दिया ही गया था। ये जो थे नान्यदेव थे जो चालुक्य वंश के एक शासक थे, विक्रमादित्य फोर्थ, ठीक है। विक्रमादित्य फोर्थ जो थे उसके ये समकालीन थे, ठीक है। तो उसके ये समकालीन थे नान्यदेव, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और इस इससे एक और कर्नाट वंश का कैपिटल है। कर्नाट वंश का कैपिटल दो जगह है, एक तो दरभंगा बिहार में था और एक नेपाल में था, सिमरौ सिमरौनगढ़ में हुआ था। कौन था? सिमरौनगढ़ हुआ था नेपाल में, सिमरौनगढ़ याद रखिएगा। नेपाल में दो इसका राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और दरभंगा जो कैपिटल था वो किसके द्वारा? ये जो गंगदेव शासक हैं, जब ये राजा बने थे कर्नाट वंश के, तो ये दरभंगा को भी द्वितीय राजधानी घोषित कर दिए थे। अगर हम लोग बात करें 1326 में, जो इसी के शासक थे कर्नाटक वंश के, तो 1326 में एक शासक थे जिनका नाम था हरि सिंह देव, जो अंतिम शासक थे। इन्होंने पंजी प्रथा को चालू किया था। कौन सा प्रथा? पंजी प्रथा को चालू कर दिए थे। यह एक मिथिला के कला संस्कृति से ही संबंधित एक प्रथा है। तो इतना काफ़ी है। देखिए एक टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बन सकते हो सब हम डिस्कस कर दे रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रथा, पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? अभी हम लोग डिस्कस किए। पंजी प्रबंध जो है वो हरि सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाट वंश के शासक थे। और कर्नाट वंश की स्थापना कब किया गया था? 1097 ईस्वी में नान्यदेव के द्वारा किया गया था। तो इसमें अब हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत से अधिक अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए हुआ क्या था कि जो बिहार पहले क्या था, बिहार बंगाल पे पहले तो आपको पता है बिहार जो था वो बंगाल का हिस्सा था और यहाँ पे पाल वंश का शासन हुआ करता था। धीरे धीरे पाल वंश का पतन होते गया और दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश का शासन है, और इसने क्या किया? सैनिक अभियान किया। तो सैनिक अभियान करके और बिहार को जो है बंगाल में मिला लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब मिला लिया था? 1225 ईस्वी में, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो था वह 1011 से लेकर माफ कीजिएगा 1211 ईस्वी हो जाएगा। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका जो है वह शासनकाल था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो है अ, इससे हम लोग बहुत सारा फैक्ट अभी देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, ठीक है। और इसने इक्ता प्रथा को चालू किया था इल्तुतमिश ने। और इसने चांदी का टाका सिक्का के रूप में और तांबे का जीतल शुरू किया था, ठीक है। चांदी का टाका और तांबे का जीतल शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है, जीतल तांबे का था और टाका क्या चीज का था? चांदी का था, ठीक है। कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। इसने क्या किया था? उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, उसको लूट लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एक डिमेरिट यहाँ पे आपको याद रखना है। बाकी ये जो है दिल्ली सल्तनत को काफी आगे बढ़ाया था। इसी चक्कर में इसने चालीसा को, जो चालीसा जो संगठन था, चालीसा गठन था जिसको तुर्कान चहलगानी बोला जाता है, उसका गठन भी कर दिया गया था। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार केंद्रीय शासन का अगर श्रेय दिया जाता है तो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश के दरबार में एक बहुत ही फेमस इतिहासकार रहते थे जिसका नाम था मिनहाज उल सिराज। क्या नाम था? मिनहाल उल सिराज, जो इसके दरबार में हुआ करते थे, जिनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था तबकात ए नासरी। कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तबकात ए नासरी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। तो आप याद रखिएगा इल्तुतमिश से संबंधित ये सब चीजें। अच्छा, जब इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, तो इस समय बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश को गुम्बद का पिता कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे गुम्बद इसने बनवाया था। और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। तो इल्तुतमिश से रिलेटेड इतना सारा फैक्ट काफी है। किस वंश से संबंधित है इल्तुतमिश? ममलूक वंश से संबंधित है, ठीक है। ममलूक वंश का हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम और तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के बारे में ये बात कही गई है कि वो बाहर से भले ही मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था? तो वह कौन सा शासक हो सकते हैं? तो ये जहांगीर नहीं होंगे, हुमायूं नहीं होंगे, इस्लाम शाह भी नहीं होंगे, वह होंगे शेरशाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह वही हैं जिन्होंने सूरी वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे? तो ये हुमायूं को भगाकर, हुमायूं को कब कब भगाए थे? सबसे पहले इन्होंने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1539 में। ठीक है, 1539 में बिलग्राम का युद्ध, फिर 1540 में इन्होंने कन्नौज का लड़ाई हुआ था। और उसके बाद हुमायूं को मजबूरी में भारत छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद शेर शाह ने सूरी वंश का स्थापना कर दी थी। दिल्ली सल्तनत पे अपना जो है शासक दिल्ली में शासन शुरू करना शुरू कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, और जो शेर शाह थे वह शेरशाह सूर्यवंश के संस्थापक भी थे। शेरशाह के द्वारा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, इनके द्वारा चांदी का एक रुपया शुरू किया गया था। रुपया, जो ये रुपया का कंसेप्ट है वो आज के कंसेप्ट से रिलेटेड था। यानी आज हम लोग भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश में जो रुपया यूज करते हैं, रुपया वाला जो सिस्टम है, वह शेरशाह का ही सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक बार शेर को अकेले मार दिए थे। उसके बाद इनका नाम शेर खां पड़ गया था। बाकी इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। बचपन का नाम इनके फरीद खान था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो 1545 में कालिंजर के किला तोड़ते समय ये जो इन्होंने गोला फेंके थे, तो गोला वापस इनके पास आके गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। जिसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है मोहम्मद अलीवान खान। कौन है? मोहम्मद अलीवान खान थे। मोहम्मद अलीवान खान थे। और ये किस लिए जाना जाते हैं? शेरशाह जो है यह प्रशासन के लिए, प्रशासन पद्धति जो था, इनका प्रशासन सिस्टम था, काफी बेहतरीन था। मुगल काल में, मतलब मध्यकालीन भारत में सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था माना जाता है। और इन्हीं के प्रशासन व्यवस्था को जब आगे अकबर आया तो वह कंटिन्यू किया था। ये क्वेश्चन आता है कि अकबर का शासन व्यवस्था किसके शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है? तो वह शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। और ये कैसे पता चला ये चीज? तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है अब्बास खान सरवानी। क्या नाम है? अब्बास खान सरवानी, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, तारीख ए शेरशाही। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, तारीख ए शेरशाही। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है शेरशाह के पूरा प्रशासन पद्धति के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और तो ये हो गया, हम लोग इनका भी देख लिए, मकबरा भी देख लिए। तो जितने इनसे पॉइंट बन सकते हैं वो भी हम लोग देख लिए। एक और पॉइंट देख ही लेते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था, जो उस समय सबसे लंबा सड़क हुआ करता था दक्षिण एशिया का। और ये कहाँ से? यह कोलकाता से पेशावर या लाहौर तक भी माना जाता है। तो कोलकाता से लाहौर तक इसको बनाया गया था। इसको सड़क ए आजम के नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, शाह ए अ, अम, शाह शहर ए सड़क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और बादशाही सड़क के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन वो कर लीजिए, सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन को लेके। तो आप आंसर कमेंट में जरूर बताइए इसका। ठीक है, तो चलिए, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने थे बाज बहादुर। और ये बाज बहादुर जो थे, इनको कुल खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। जहांगीर के समय जो बिहार में जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे, ठीक है, बेग बहादुर सबसे पहले नियुक्त किए गए थे। कौन सा? बेग बहादुर नियुक्त किए गए थे सबसे पहले। बेग बहादुर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, जिसे लाला बेग की उपाधि भी जहांगीर के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद क्या किया? 1621 में जहांगीर ने क्या किया? ये 1607 की घटना है, हम लोग आए 1621 में। ठीक है, तो 1621 में तो ये तो बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि दे दिए थे। लेकिन हम लोग 1621 में अगर बात करें, ठीक है, तो 1621 में जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था परवेज, और इसको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। और बिहार का राज्यपाल नियुक्त होने वाले पहले राजकुमार कौन है? वो परवेज है। एक पॉइंट यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे। उसके बाद जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, तो उसका क्या हुआ? विद्रोह हुआ और उसने बिहार का जो पटना वाला एरिया है और रोहतास वाला एरिया, उस पे कब्जा कर लिया।
तब जाकर यहाँ पे जो है जहांगीर को ये जो कुल खान है, जिसको बाज बहादुर के नाम से जाना जाता है, उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, यानी बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। और फिर इसने विद्रोह को खत्म किया। उसके बाद शाहजहां को बिहार से बाहर निकाला और फिर बिहार को पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे ये चलाने लगा बाज बहादुर। ठीक है, तो इसलिए बाज बहादुर यहाँ से रिलेटेड है। थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर लिए हैं। ठीक है, इसको कुल खान की भी उपाधि दिया गया था 1907 में। 1907 में उपाधि दिया गया था, लेकिन बाद में इसको बिहार का फिर से वो किया गया था। ठीक है, उस समय 1907 में कहाँ का, बंगाल का गवर्नर बना था। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। ठीक है, मनिहारी जो है यह जगह ही इतना इम्पोर्टेंट है ताकि इसके लिए जो है लड़ाई हुआ था। मनिहारी जो है गंगा के घाट पे स्थित है, यानी गंगा के पास स्थित है। और यहाँ का जो भूमि है काफी उपजाऊ है। तो जब उपजाऊ भूमि है तो इसके लिए सब कोई भी शासक चाहेगा कि ये हमारे अंदर में हो। ठीक है, तो उस समय मुगल सम्राट जो हुआ करते थे, यह बात है आपको 1756 की। कब, 1756 का, जब मुगल सम्राट सिराजुद्दौला हुआ करते थे, तो ये चाहते थे जो मनिहारी है वो हमारे अंदर में आ जाए। तो 1756 में जो है वह शौकत जंग, मनिहारी के जो सबसे बड़े जमींदार थे, मनिहारी के जो जमींदार थे, इतने बड़े जमींदार थे कि वो सैन्य कमांडर हो चुके थे, जिनका नाम था सौलत जंग। क्या नाम था, सौलत जंग। याद रखिएगा, सौलत जंग। काफी उपजाऊ भूमि था, तो यहाँ पे फसल काफी अच्छा हो गया। तो इन्होंने जो है वह जो मुगल सम्राट के बहुत बड़े सैन्य कमांडर हो चुके थे और ये अपने अंडर में मनिहारी को चलाते थे। ठीक है, तो सौलत जंग जो थे वह पूरे पूर्णिया का, एक चीज याद रखिएगा, ये पूरे पूर्णिया का, पूर्णिया में पड़ता है मनिहारी, तो पूरे पूर्णिया का ये सैन्य कमांडर थे। और पूर्णिया में एक जगह पड़ता था मनिहारी, जिसका जो गवर्नर नियुक्त किए थे अपने बेटा शौकत जंग को। शौकत जंग को नियुक्त किए थे मनिहारी का गवर्नर। तो 1756 में क्या किया, सिराजुद्दौला ने इस पे आक्रमण कर दिया, मनिहारी पे। और आक्रमण करके शौकत जंग को पराजित कर दिया और इसको मार दिया। और उसके बाद इस पे अपना कब्जा कर लिया मनिहारी पे। तो सिराजुद्दौला ने यहाँ पे किया था, तो इसे हम लोग मनिहारी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा। सिराजुद्दौला कौन था, तो ये बंगाल का नवाब था। कौन था, बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 15 नंबर हो गया कंप्लीट। 16 नंबर क्वेश्चन, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। माझी व्यवस्था का संबंध जो है वह संथाल विद्रोह से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माझी व्यवस्था का संबंध किससे, संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। कौन थे, सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। याद रखिएगा संथाल विद्रोह का। ठीक है, और माझी वर्ड से दो नाम आपको याद रखना है, अभी काफी वायरल हो रहा है। एक तो इंस्टाग्राम पे रील्स काफी वायरल हो रहा है दशरथ माझी का। ठीक है, तो आपको दशरथ माझी याद रखना है। दशरथ माझी जो थे ये पहाड़ को काट के सड़क बना दिए थे, जिसे हम लोग माउंटेन मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, माउंटेन मैन के नाम से हम लोग दशरथ माझी को जानते हैं, और एक गया में इनका स्मारक है। एक और आपको याद रखना है, जीतन राम माझी। ठीक है, जीतन राम माझी जो बिहार के नेता हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, हम इनके पार्टी का नाम है। और ये कौन से केंद्रीय मंत्री बने हैं, एमएसएमई जो है अभी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय इनके पास है, जीतन राम मांझी के पास। तो आपको ये भी याद रखना है। भारतीय यहाँ पे पहाड़ी विद्रोह कब हुआ था, यह 1778 ईस्वी में पहाड़ी विद्रोह हुआ था। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी पे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, तो यह 1899, ठीक है, या 1900, दोनों में से जो ऑप्शन रहे वो आपको मारना है। 1899 1900 के आसपास यह विद्रोह हुआ था। और इसमें उलगुलान का इस शब्द का जो है यह इस विद्रोह से संबंधित है, उलगुलान शब्द याद रखिएगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के एरिया में। बिरसा मुंडा को लेकर जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले की गई थी। तो वह नवंबर में किस तारीख को मनाया जाता है, हमने यहाँ पे नवंबर हिंट्स दे दिया, अब आपको बताना है कमेंट में नवंबर में किस तारीख को मनाया जाता है। चेर विद्रोह कब हुआ था, चेर विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था और सुखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, सुखन सिंह, सॉरी, भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, भूखन सिंह के नेतृत्व में, याद रखिएगा। तो माझी व्यवस्था संथाल विद्रोह से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। पीर मोहम्मद मुनीस जो थे, इनके द्वारा जो पत्रिका था प्रताप, इस प्रताप पत्रिका में इन्होंने चंपारण के किसानों के बारे में बताए थे। जो तिनकठिया प्रथा था, तिनकठिया प्रथा जो था चंपारण के किसानों की, उसको व्याख्या इन्होंने किए हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी थी? तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के लिए अपना वकालत छोड़ना किसने अपना वकालत छोड़ दिए थे? तो मोहम्मद जुबैर जो थे अपना वकालत छोड़ दिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था, उसको लेकर था। आप मध्यकालीन भारत में पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ तो एक मुस्लिमी को लिए मुसलमानों का एक जो है वह खलीफा पद हुआ करता था, जो कि ईरान में इराक में मिडिल ईस्ट में हुआ करता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में था, 4 खलीफा का पद हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, तो ये जो खलीफा का पद हुआ करता था, ये धार्मिक कार्यों के लिए होता था। और सुल्तान जो होते थे वह, ठीक है, 2 चीज़ समझिए। ठीक है, 2 कांसेप्ट था, एक था खलीफा का पद, ठीक है, और एक हुआ करता था सुल्तान का पद। तो अगर शासन से संबंधी कोई नियम बनाएगा तो सुल्तान अपने-अपने राज्य में शासन से संबंधी नियम बना सकता है। लेकिन धर्म में कोई परिवर्तन करना होगा तो सुल्तान अपने लिए स्पेशली धर्म में परिवर्तन नहीं करेगा। शुद्ध जो धर्म में अगर परिवर्तन होगा तो वो खलीफा जो है वही केवल धर्म में परिवर्तन कर सकता है, मुस्लिम धर्म में बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये धर्म से मामला देखते थे खलीफा। तो इन्हीं का जो पोस्ट जो था तुर्की में खलीफा का जो पद हुआ करता था वो अंग्रेज़ों द्वारा हटा दिया गया था। तो तुर्की में विद्रोह हो गया, तो वही उसी को लेकर खिलाफत विद्रोह भी जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? भारत में भी हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। बाद में महात्मा गांधी को इसका जो है नेतृत्व सौंप दिया गया और फिर आगे चल के 1920 में इसको असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। खिलाफत आंदोलन यह पहला आंदोलन है जो जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को बहुत अच्छे लेवल पे एकता देखा गया था। भले ही मुस्लिमों के खलीफा के पद के लिए था, लेकिन इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके जोर शोर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे और फिर असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। और असहयोग आंदोलन को 1922 में 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए 1920 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। और डुमरांव कहाँ है? डुमरांव बक्सर जिला में स्थित है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते तो डुमरांव बक्सर जिला में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया था? 1932 में आपको ये बताना है। तो यह अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंजुमन अंशुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ठीक है, 1932 में और क्या क्या घटना हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में। आपको यह भी याद रखना, 1932 से आप रिलेट कर सकते हैं 1632 जो डचों के द्वारा पटना में पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था। डच मतलब पटना में आए थे उस समय 1632 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 17 फंडामेंटल राइट है हमारा। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में आपको ये भी याद रखना है। और फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से लिया गया और जो हमारा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। तो इतना फैक्ट काफ़ी है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? ठीक है, तो वर्गीकरण समूह में जो बिहार को ग्रुप ए वाला समूह में रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को ग्रुप ए में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो राज्यों का वर्गीकरण समूह था उसके द्वारा रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका 2 उद्देश्य था। एक उद्देश्य इसका यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना है, यानी संविधान सभा, और अंतरिम सरकार का गठन करना है। 2 इसका मेन उद्देश्य था। और इसने 16 मई 1946 को इसने घोषणा किया था कि भारत में एक संविधान सभा की बनाया जाए और एक अंतरिम सरकार भी बनाई जाए। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था अंतरिम सरकार का, जिसमें 15 मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, 16 मई 1946 को जो घोषणा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वह यहाँ पे बनना शुरू हुआ और हर 10 लाख आदमी पे एक मेंबर हुआ करते थे और टोटल 389 सदस्य हुए थे। इस 389 सदस्य में जो है
292 सदस्य प्रांत से आएंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी से आएंगे और बाकी के 93 सदस्य जो थे वह देशी रियासत से यानी राजा लोग से थे। तो जो 93 सदस्य थे यह राजा मनोनीत करके भेजते संविधान सभा में अपने 93 सदस्य को, और ये 292 और प्लस 4 एक कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, तो ये भी ब्रिटिश प्रांत के ही अंतर्गत था। और ये जो है वह क्योंकि 4 कमिश्नरी इसलिए था, अलग इसलिए इसको काउंट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वायसराय का शासन था, यानी जो अभी यूटी है उसमें कमिश्नरी बोला जाता था। और ये 292 यहाँ पे प्रांत था, तो यहाँ पे विधानमंडल वगैरह भी था, विधानमंडल की व्यवस्था थी। ठीक है, तो 292 जो सदस्य थे और 4 टोटल 296 हो गए थे। अच्छा, ये 4 कमिश्नरी कौन कौन था याद रखिएगा, ए बी सी डी। ए से याद रखिएगा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। 4 प्रेसिडेंसी आपको कमिश्नरी याद रखना है। तो टोटल 296 पे ये निर्वाचित होने थे। ठीक है, निर्वाचित होने थे और ये 93 मनोनीत होने थे राजा वाले। तो ये निर्वाचित होने थे, तो यह अप्रत्यक्ष तरीके से इनका निर्वाचन हुआ। तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन किसने किया, तो जो भी विधानमंडल के सदस्य थे, ठीक है, विधानमंडल के सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा यह 296 लोगों को चुना गया था। ठीक है, और टोटल 1585 जो सदस्य थे विधानमंडल के वो यहाँ पे चुने गए थे। तो जब ये चुनाव हुआ था 296 सदस्य का जब निर्वाचन हुआ, तो इसमें कांग्रेस जो थी भारतीय कांग्रेस उसको 208 सीट मिला था, जो मुस्लिम लीग था उसको 73 सीट मिला था और निर्दलीय को 8 सीट मिला था। ठीक है, बाकी जो अप्रोक्स 7 पार्टी थे जिसको एक एक सीट मिला था। तो यहाँ पे इस चुनाव के परिणाम को देखकर जो इतिहासकार थे जी ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस ही भारतीय संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारतीय संविधान है। उसके बाद मुस्लिम लीग को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे 208 और 73 आंकड़ा बहुत का अंतर है, लगभग 3 गुना का आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लगभग लगभग ठीक है 3 गुना से जो है यहाँ पे आंकड़ा है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, हम इस संविधान सभा में नहीं रहेंगे और हम अलग अपना एक संविधान सभा बनाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या हुआ, अलग हो गए। यहाँ पे एक और पेज लेते हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग अगल अलग हो गई। तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद जो टोटल 299 सदस्य बच गए भारतीय संविधान सभा में, तो यही 299 लोग ही मिलके भारत के संविधान सभा बनाए थे। जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, एवी एलेक्जेंडर थे जो कि नेवी मंत्री थे, और एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। जो कैबिनेट मिशन आया था वो किसके द्वारा भेजा गया था, कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था वो क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था, क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था, जो उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, लेबर पार्टी से, किससे, लेबर पार्टी से बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड का स्थिति पूरा खराब हो गया था, तो उसके बाद जो उसके सब पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जो विंस्टन चर्चिल की थी वो हार गई थी और लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 1945 में चुनाव हुआ था, 1900 इंग्लैंड में, तब की ये बात है। तो आप समझ गए होंगे सब चीज। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे। जो संविधान सभा था, संविधान सभा में बिहार के टोटल 36 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार के तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सब कोई तो ये बिहार से ही थे। और मतलब लगभग 36 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, एग्जैक्ट 36 लोग। हम यहाँ पे दूसरा चीज बताने वाले थे कि बिहार में 15 माफ कीजिएगा, संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, 15 फीमेल थी, लेकिन इसमें से एक महिलाएं जो थी वह बिहार से शामिल थी, तो उनका नाम आपको याद रखना है और वह थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बिहार की निवासी नहीं थी, लेकिन संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व तो सरोजिनी नायडू कर रही थी, एकमात्र महिला थी बिहार से। ठीक है, उस 15 महिलाओं में। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। विद्यापति द्वारा कौन सा कृति लिखी गई है, तो न्याय कंडिका विद्यापति के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। उप मुखिया जो है अपना त्याग पत्र वह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित हम लोग बहुत सारा फैक्ट अभी देखेंगे। पंचायती राज जो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी भाग 4 के अंतर्गत आता है। और ये भाग 4 कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया है, स्पेन के संविधान से लिया है। भाग 40 जो है महात्मा गांधी का विचार से संबंधित है, यानी पंचायती राज महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज जो है वह पंचायती राज से संबंधित आपको एक अनुसूची है।
ठीक है। अनुसूची है, अनुसूची कौन सा, अनुसूची 11 है, जिसमें कितने विषय है, 29 विषय है। और इसको कब शामिल किया गया था, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1992 हुआ था, तब शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसी समय जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज से दो आपको समिति याद रखना है जो बार बार एग्जाम में आता है। ऐसे तो बहुत सारे समिति हैं, लेकिन दो समिति आपको याद रखना है। पहला बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन कब किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। और दूसरा जो है आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरा समिति आपको अ, एक अभी हाल ही में एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए हम लोग उसको बताना चाह रहे थे आपको। ठीक है, तो उसको ना हम आपको ना बता देंगे। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, वो याद रखिएगा। फिर उसके बाद अनुसूची 12 जो है इसी समय जोड़ा गया था, अनुसूची 12 जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और 1961 में जो है बिहार में पंचायती राज को लागू करने के लिए 1961 में अधिनियम बना था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1963 को यह लागू हुआ था। लेकिन एक और अधिनियम आया था बिहार में, 2006 में अधिनियम आया था बिहार में पंचायती राज से संबंधित, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो ये लगभग हो गया। इससे रिलेटेड कोई फैक्ट तो बाकी नहीं है। कोई फैक्ट यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति से याद रखिएगा, यह त्रिस्तरीय जो है यह कंसेप्ट दिए थे कि भारत में जो स्थानीय शासन होना चाहिए त्रिस्तरीय होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद होना चाहिए। त्रिस्तरीय इन्होंने बोले थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। रोहतास को अपना राजधानी कौन सा मुगल प्रांतपति के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको बताना है। वह थे कौन थे, मानसी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसी राजधानी बताए थे। और रोहतास जो है वह सबसे साक्षर जिला है, ये भी आपको पता है। तो आपको याद रखना है बस। बाकी बात बहादुर तो हम लोग देख ही लिए थे, जहांगीर के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था कुली खान का, यहीं पे है दोनों। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। बिहार लगान के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे जेम्स एलेक्जेंडर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था, तो यह दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ये आपको बताना है। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन का शुरू किया गया था। तो अब इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे घोषणा हो गया था, मतलब शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे ही शुरू हुआ 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, और ठीक है, और बैन कर दिया गया था। और ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया गया था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा सा एक डेट के बारे में बता दें, 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को जो पटना विधानसभा है, पटना विधानसभा में यहाँ पे जो 7 छात्रों ने भारतीय झंडा फहराना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो उस समय पटना के जो गवर्नर थे, आर्चर, कौन था, आर्चर नाम था उनका। ठीक है, पूरा नाम WG आर्चर था, तो पूरा नाम याद नहीं रखना, बस लास्ट नाम याद रखिए। आर्चर जो थे, इन्होंने गोली चलवाए थे और ये सातों के सातों छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कब ये घटना हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर में जो बड़े बड़े नेता थे इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में, महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, इन सबको कहाँ पे आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद को अम, अ, अबुल कलाम आजाद नहीं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद को, और इनको
जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल में, जहां से इन्होंने भाग गए थे, ठीक है, जेल तोड़ के भाग गए थे और भागकर नेपाल चले गए थे और नेपाल में ही इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। और यही क्वेश्चन, ये भागे कहाँ से थे, हजारीबाग जेल से भागे थे, यही क्वेश्चन 67th बीपीएससी में आया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, यही हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। बाकी जयप्रकाश नारायण के द्वारा आगे भी इंदिरा गांधी के सरकार में काफी आंदोलन किया गया, सर्वोदय योजना भी दिया गया था 1949 में, इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया था, इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, यही चीज हम आपको बताने वाले थे। बाकी इसमें महात्मा गांधी के द्वारा इन दो नारा याद रखना है। एक तो आपको याद होगा, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा सबको याद होगा, लेकिन एक हम बता रहे हैं, ये शायद ही किसी लोग को याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा एक और नारा दिया गया था कि भारत को भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये किसके द्वारा बोला गया था ये कथन, तो इन्हीं के द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही बोला गया था। तो इसी आंदोलन के समय बिहार में स्वराज ट्रेन चलाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार में सर्वाधिक किस जिले में है, तो गया में भी है, जहानाबाद में भी है और रोहतास में भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बोला बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। बरैला झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में, वैशाली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी नाकी नकटी जो रामसर स्थल शामिल किया गया बिहार में, बिहार का ही है, जो 81वां और 82वां रामसर स्थल शामिल किया गया था। 81वां नाके और नकटी जो है वह 82वां था। टोटल अभी 85 हो गए। कल ही यानी 14 अगस्त को तीन और स्थल को शामिल किया गया, तो अभी टोटल 85 हो गए भारत में रामसर स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। यानी एक लालसर एक पक्षी है, ठीक है, जो कि कश्मीरी पक्षी है, लेकिन बिहार के एक पक्षी बिहार है, वह कौन सा पक्षी बिहार है वो आपको बताना है। तो वह पक्षी बिहार है बक्सर पक्षी बिहार, और यहाँ पे जो है वह अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये अपना क्या करती है, प्रवास करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा नकटी बांध पक्षी अभयारण्य भी है, तो अभी इस पे हम लोग डिस्कस किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। इसको किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा है, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तसर रेशम का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक भागलपुर जिले में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर में। भागलपुर से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, यहाँ से 1906 में ठीक है, बिहार समाचार पत्र का संपादन होता था, और फिर उसके बाद बिहार टाइम्स के साथ मिला के द बिहारी कर दिया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। जो कोसी परियोजना के नहरें हैं वह किस कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो यह हनुमान नगर से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक भी कोसी को बोलते हैं, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। इसका कहाँ से निकलती है, कोसी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि सबसे ऊपर शो हो। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। पहला द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो वह बाबर से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और बाबर मुगल वंश के संस्थापक भी रह चुके हैं। बाकी बाबर से रिलेटेड आगे अगर कोई वीडियो आगे तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास ऐसे ही 1 घंटा के आसपास का हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई होती है, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या जो है वो 7 होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये गणपूर्ति जो है इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही बेस्ट चीज है। और गणपूर्ति से रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये यूपीएससी पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है वह बिहार के सर्वाधिक
जो है वो छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें, तो छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे ठीक है, बघेलखंड बुंदेलखंड का पहाड़ स्थित है, यहाँ पे मारवाड़ का पहाड़ स्थित है, यहाँ पे दंडकारण्य का पठार स्थित है, यहाँ पे कर्नाटक का पठार स्थित है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे तेलंगाना का पठार स्थित है। तो ये जो पठार है पूरा दक्षिण भारत में पठार का ही भाग है, ठीक है। और यहाँ पे राजमहल हिल्स, यहाँ पे जो मालदा गैप पड़ता है, मालदा गैप भी इसी के बीच पड़ता है। यहाँ पे जो मेघालय की पहाड़ी है इससे वो क्या बोलता है, अलग करता है मालदा गैप। जो दक्कन का पठार है और मेघालय के पठार को अलग कौन करता है? मालदा गैप अलग करता है, ठीक है। ये तो ज्योग्राफी में हम लोग चले गए, क्वेश्चन भी तो ज्योग्राफी का ही था। 38 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध किस लिए था? बिहार शरीफ मध्यकाल में जो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो बिहार शरीफ से ही जो है वो अपना मतलब स्टार्टिंग शुरू किए थे कौन? तो शेरशाह। शेरशाह जो थे इधर से ही अपना पूरा प्रशासन वगैरह शुरू किए थे, तो प्रांतीय शासन के मामले में जो है वह मध्यकाल में ये काफी फेमस जगह था। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? जो उद्योग है उसको जो पर्यटन है, पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो ये कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 में, निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और आप यहाँ पे इसको कीजिए मिलान। बोला बिहार स्टार्टअप नीति, बिहार स्टार्टअप नीति कब आया था? ये 2022 में लाया गया था, तो यहाँ पे एक का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहित नीति, यह 2021 में लाया गया था, 2 का बी हो जाएगा। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2020 में लाया गया था, 3 का ए हो जाएगा। और कृषि रोड मैप 2022 में सॉरी कृषि रोड मैप 2008 में लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। तो DBAC, DBAC यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ये जो था बिहार की कृषि प्रोत्साहन नीति, ये आया था आपको 2020 में। और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति ये आया था 2021 में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा आपको, एक सेकंड इसको हम फिर से कर ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कोरोना के टाइम था उस समय ही ऑक्सीजन उत्पादन नीति लाया गया था बिहार के द्वारा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया और उससे पूरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी। चलिए हम लोग यहाँ से फिर से इसको देख लेते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति सबसे पहले कब आया था? तो ये तो 2022 में आया था, ठीक है। यहाँ पे कर दिए एक का डी। फिर बोला बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया था? ये 2020 में आया था, इसका ये हो जाएगा। ऑक्सीजन उत्पादन नीति 2021 में आया था, ये बी हो जाएगा। और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब किया गया था? 2008 में किया गया था, ये 4 का सी हो जाएगा। तो DABC ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन होता था? ठीक है, वह कौन सा जो है वह अ, पत्रिका का यहाँ पे प्रकाशन होता था जो कि हाथ से लिखा जाता था? उसका नाम था बंदी कैदी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंदी कैदी जो है हस्तलिखित समाचार पत्र का मासिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन होता था। और हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण भागे थे। याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और नमक कानून तोड़ा गया था। उसके बाद नमक कानून तोड़ा गया था, दांडी मार्च किए थे 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। टोटल यह 24 दिन का यह हुआ था और ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में आया हुआ था। कितने दिन का हुआ था दांडी मार्च? 24 दिन का हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 निश्चय पार्ट 2, और इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस भी किए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने जब बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ाते थे उसको डिस्कस किए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? कमेंट करके बताना है और जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। एक समझिए होमवर्क, ऐसे हम कभी ऐसे करते नहीं लेकिन एक होमवर्क देते हैं, ठीक है। चलिए
हाँ, तो आप लोग ज़रूर करके बताइए। काफ़ी फ़ेमस क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसलिए। बाकी हम बता देंगे ग्रुप में। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? जो मिशन 5.0 है इसका संबंध वृक्षारोपण से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो बक्सर है इसको मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बक्सर कहीं डुमराव जगह है, कौन सा है? डुमराव। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ पे शराब नशाबंदी आंदोलन 1920 में किया गया था। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसको। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू भू स्तरीय संरचना वाला जिला कौन सा नहीं है? तो रोहतास नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास के बारे में हम लोग काफी चीज डिस्कस कर चुके हैं आज के ही क्लास में ऊपर में। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी को और किस नाम से? दुन घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब की सही क्रम निम्न में से कौन है? अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्रम नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि ये देखिए बिहार का मैप, अगर आप लोग देखें, लगभग ये बिहार का मैप आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो गंडक नदी यहाँ से ऐसे आता है, गंगा में मिल जाता है, तो गंडक और जो घाघरा नदी है इसका यहाँ पे दोआब स्थित है। तो यहाँ पे बोल रहा है पश्चिम से पूर्व, तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, तो इसको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे पश्चिम में देखिए जो घाघरा नदी है वो बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर का भी कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन है? घाघरा और गंडक है, तो पहले एक नंबर पे हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बढ़ते क्रम में जाना है। फिर गंडक और कोसी, तो यहाँ पे गंडक और फिर यहाँ से आता है कोसी, तो एक गंडक और कोसी दो अब यहाँ स्थित है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आता है महानंदा नदी, और महानंदा नदी और कोसी के दो अब यहाँ स्थित है, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका सही क्रम हो जाएगा, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? जो फाल्गु नदी है वो कौन कौन सी नदियों के संगम का रूप है? तो यह मोहना और लीलाजन नदी के संगम का रूप है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फाल्गु नदी पे गया में एक रबर डैम बनाया गया है, रबर डैम, जो कि 411 मीटर का यह रबर डैम है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? तो वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेट 1 का जो 50 क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया। बाकी इसका जो हमने डिस्कशन का हैंड रिटेन नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं सेट 2 के साथ या और कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आप लोग इस चैनल में बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।